हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एसी ब्रिजेस पढ़ेंगे और एसी ब्रिजेस के लिए जो सब सेक्शन अब हम शुरू करेंगे वो है ब्रिजेस फॉर कैपेसिटेंस मेजरमेंट। हमने एसी ब्रिज में इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए डिफरेंट ब्रिजेस जो थे उस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए पॉपुलर जो ब्रिज सेटअप है उनको पढ़ेंगे। उसमें पहला जो सेटअप है वो है शेयरिंग ब्रिज, उसको हम डिस्कस करते हैं। शेयरिंग ब्रिज जो है वो अननोन कैपेसिटेंस को मेज़र करने के लिए सर्किट सेटअप किया गया है और इसको मेज़र किया जाता है विद कंपैरिजन ऑफ अ स्टैंडर्ड कैपेसिटर एंड रेजिस्टिव ब्रांच। ओके, एक आपका जो अननोन आपने जो भी कैपेसिटर है जिसको आपको मेज़र करके उसका क्यू फैक्टर या डिसिपेशन फैक्टर मेज़र करके आपको अपने उस पता लगानी है, उसको आप अननोन ब्रांच में इम्प्लांट करेंगे। अननोन ब्रांच के अपोजिट जो ब्रांच है वो आपकी वेरिएबल कैपेसिटर और रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है और इस स्टैंडर्ड आर्म के साथ कंपैरिजन करके आप अपने अननोन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस, उसके रेजिस्टेंस एज वेल एज ये रेजिस्टेंस जो है वो उसके डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये एक आपका जनरल कैपेसिटर है और उसको आप इन नोन ब्रांचेस, नोन इम्पीडेंस और वेरिएबल इम्पीडेंस के मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे आपका ये जो ब्रांच है ये अननोन कैपेसिटर को होल्ड कर रहा है। ये एक रेजिस्टिव आर्म है R3 वैल्यू की, ये एक फिक्स वैल्यू का कैपेसिटर है C2 वैल्यू का, और ये जो आपकी फोर्थ ब्रांच है इसमें आपके वेरिएबल कंपोनेंट C4 और R4 लगे हैं। C4 और R4 पैरेलल में है। हमने बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी ब्रिज की जब भी हम बैलेंस इक्वेशन निकालें और उसमें किसी भी आर्म में C और R अगर आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में आए तो वहाँ पे आप उसकी इम्पीडेंस की जगह उसकी एडमिटेंस को एक्सप्रेशन में लिखें और आप अपनी बैलेंस इक्वेशन को जल्दी फाइनलाइज कर लेंगे। तो ये आपका हो गया है शेयरिंग ब्रिज फॉर मेजरमेंट ऑफ अननोन कैपेसिटेंस विथ कंपैरिजन ऑफ अ वेरिएबल कैपेसिटर एंड रजिस्टर। ओके, और अब हम इसका अगर बैलेंस इक्वेशन कैलकुलेट करें तो बैलेंस इक्वेशन इसकी हम लिखते हैं बैलेंस इक्वेशन फॉर शेयरिंग ब्रिज। ठीक है, this by this should be this by this, impedance of this branch divided by impedance of this branch। ये आपकी रेशियो आर्म्स हो जाती है। ये जो डिटेक्टर है ये इन दो आर्म्स के बीच में लगा है तो इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप डिवाइड बाय इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप शुड बी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द Z2 एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द Z4। यही फॉलो अप करते आए हम प्रोसीजर। ZX बाय R3 should be equals to Z2 by Z4। ठीक है, तो ZX will be R3 Z2 और ये 1 by Z4, ये आपका Z4 है, इसको मैं लिखती हूँ 1 by Z4 should be written as Y4। ठीक है, और Y4 दो पैरेलल ब्रांच का एडमिटेंस जुड़ता है तो Y4 को हम लिख सकते हैं 1/R4 प्लस J ओमेगा C4। ठीक है, यही एक आपका की पॉइंट है जो आपको फास्ट बैलेंस इक्वेशन फाइंड आउट करने में मदद करेगा। तो Z4 की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, 1 by Z4 की जगह लिख रही हूँ Y4, और Y4 जो है वो है ये दो पैरेलल ब्रांच का एडमिटेंस जुड़ गया तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 by R4 प्लस J ओमेगा C4। ठीक है, ये आपका बैलेंस इक्वेशन का बेसिक्स आ गया है। अब आप ZX को फर्दर लिखिए। ZX इज RX प्लस 1 by J ओमेगा CX। ओके, और ये आपने Z2 को आप लिख देंगे J ओमेगा 1/J ओमेगा C2, है ना, R3 अपॉन J ओमेगा C2 1 by R4 प्लस J ओमेगा C4। वेरी सिंपल। Z2 जो है वो C2 की इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस किसी भी कैपेसिटर की इम्पीडेंस 1 by
जे ओमेगा सी। तो इस Z2 को हमने 1/j ओमेगा सी लिखा है और इस 1/Z4 को हमने इस तरह से एडमिटेंस के डायरेक्ट एडिशन के फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे ये हो गया Rx प्लस 1/j ओमेगा Cx इक्वल्स टू ये हो गया R3 1/j ओमेगा। ठीक है, 1/j ओमेगा को हम रखें तो ये हो जाएगा R3/C2 R4। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। जे ओमेगा को मैं बाहर की तरफ लिख रही हूँ ताकि कंपैरिजन करने में आपको आसानी हो। तो 1/j ओमेगा R3C2 R4 प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा R3C4/C2। इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल हो जाना है, R3C4/C2। ठीक है, अब इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आप जब इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, ये है आपका रियल पार्ट, है ना। Rx विल बी R3C4/C2 और Cx अगर कैलकुलेट करना चाहें तो Cx विल बी C2 R4/R3। ये डिनोमिनेटर में है तो हम इसको C2 R4/R3। ठीक है, मैंने ये दोनों बैलेंस इक्वेशन जो है वो लिख दी है। तो ये आपके शेयरिंग ब्रिज की दोनों बैलेंस इक्वेशंस आपके पास आ गई है। अब आप देखिए, जिस तरह से हमने मैक्सवेल ब्रिज को और हेज ब्रिज को डिस्कस किया था कि इनकी जो बैलेंस इक्वेशंस है वो अपने साथ क्या कंक्लूजन लेके आ रही है, तो वेरी सिमिलर कंक्लूजन यहाँ पे आपकी जो ये दोनों बैलेंस इक्वेशंस है फॉर रेजिस्टिव कंपोनेंट बैलेंसिंग और कैपेसिटिव कंपोनेंट, इन दोनों का अगर हम बैलेंस देखें तो एक Rx जो है उसको बैलेंस करने के लिए आपको C4 को वेरी करना पड़ रहा है और Cx को बैलेंस करने के लिए आपको R4 को वेरी करना पड़ रहा है। तो ये दोनों जो है, जो हमारे वेरिएबल कंपोनेंट्स है C4 और R4, जो बैलेंसिंग को सेटअप करने में, अचीव करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहे हैं और इनको हम ये बोलते हैं कि बोथ द बैलेंस इक्वेशंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, जैसे हमने मैक्सवेल ब्रिज में पढ़ा था, आपको एक जैसे अगर दोनों में अगर C4 या R4 वैल्यू होती तो आपको पहले एक इमेजिनरी पार्ट के लिए आपने उसको बैलेंस करने की कोशिश की, फिर आप उस आपका जो बैलेंस आपने अचीव किया, फिर दूसरे में भी अगर R4 कंपोनेंट आ रहा है तो फिर दूसरे के लिए फिर आप R4 को वेरी करेंगे। इस तरह से आपको मल्टीपल अटेम्प्ट में बैलेंस जो है वो अचीव आप कर पाते हैं। अगर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होती हैं तो आपका जो बैलेंस सेटअप है वो आप जल्दी अचीव कर लेते हैं। तो वेरी सिमिलर टू मैक्सवेल ब्रिज, ये बैलेंस इक्वेशंस इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। बैलेंस इक्वेशंस में कोई फ्रीक्वेंसी टर्म नहीं है तो हम इसे डिफाइन करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट बैलेंस इक्वेशंस हैं। तो इसमें आपका अगर बैलेंस कंडीशन में, ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में किसी भी वजह से अगर आपका सोर्स का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है या उसमें कोई वेरिएशन रिफ्लेक्ट होता है तो आपका ब्रिज जो है वो अनबैलेंस कंडीशन में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप क्यू ऑफ कैपेसिटर, क्वालिटी फैक्टर ऑफ कैपेसिटर अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो इससे आप क्वालिटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यू ऑफ कैपेसिटर क्या रहता है, विल बी 1/ओमेगा Rx Cx, जो आपने अननोन कैपेसिटर लगाया उसके हिसाब से अगर आप लिखेंगे 1/ओमेगा, R की वैल्यू लिखी R3C4/C2, Cx की वैल्यू लिखी C2 R4/R3। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल गया, क्यू ऑफ कैपेसिटर मिल गया 1/ओमेगा C4R4, क्यू ऑफ कैपेसिटर। तो आप ये देखिए कि जो भी आपने अननोन कैपेसिटर यहाँ पे अटैच किया था आप उसका डायरेक्ट क्वालिटी फैक्टर भी मेज़र कर पा रहे हैं सिंपली C4 और R4 की वैल्यू को फाइंड आउट करके, और सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी वो आपको ऑलरेडी पता है। तो इसके भी जो एडवांटेज है वो बहुत सिमिलर है आपके मैक्सवेल ब्रिज के एडवांटेज के जैसे ही हैं। और दूसरा ये कि इससे आप हाई क्यू मेज़र कर सकते हैं। सिंपल सी बात, हाई क्यू मेज़र करने के लिए आपको बहुत हाई वैल्यू का वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं चाहिए और आप हाई क्यू मेजरमेंट, ठीक है,
आप इसके भी ये सेलिएंट फीचर्स इंक्लूड हो जाएंगे। कई बार आपको जब कैपेसिटर की बात की जाती है तो कैपेसिटर में आपसे डिसिपेशन फैक्टर भी पूछा जाता है, और डिसिपेशन फैक्टर आपका होगा, डिसिपेशन फैक्टर D विल बी ऑलवेज 1/Q। ठीक है, ये अगर आपसे पूछा जा रहा है तो क्वालिटी फैक्टर जो है वो बेसिकली एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं क्वालिटी फैक्टर की फॉर्म में, तो डिसिपेशन फैक्टर उसका इन्वर्स होगा। कई बार आपको ये जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स दिए हुए होंगे उसमें डिसिपेशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। तो आप शेयरिंग ब्रिज से अपने बैलेंस इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, सेलिएंट फीचर्स हमने डिस्कस किए, एज वेल एज इसका क्वालिटी फैक्टर और डिसिपेशन फैक्टर भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा जो नेक्स्ट ब्रिज हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए वो है डी शॉर्टेज ब्रिज। ठीक है, डी शॉर्टेज ब्रिज जो बनाया गया है उसमें आप अननोन कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं बाय कंपेयरिंग इट विथ अ नोन कैपेसिटर। ये आपका एक नोन कैपेसिटर है, इसके साथ आप इसका कंपैरिजन करके बैलेंस इक्वेशन में और आप अपने अननोन कैपेसिटर को फाइंड आउट कर लेते हैं। इस डी शॉर्टेज ब्रिज की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि बहुत ही सिंपल सर्किट फैब्रिकेशन आप सेटअप इसका आपको करना होता है और आपको सिंपल सी बैलेंस इक्वेशंस मिल जाती है। ठीक है, तो डी शॉर्टेज ब्रिज की अगर मैं बैलेंस इक्वेशंस लिखूं, अगर इसकी हम बैलेंस इक्वेशंस लिखते हैं तो इसकी बैलेंस इक्वेशन में देखिए दिस बाय दिस। ठीक है, ये आपका डिटेक्टर इन दोनों के बीच में लगा है, Z1 बाय Z3 शुड बी इक्वल्स टू Z2, या मैं यहाँ पे ZX ले रही हूँ, ZX बाय Z4। ये चार आर्म्स हैं, एक में आप C1 आपने लगाया है, ये आपके अननोन। यहाँ पे जो आपका अननोन ब्रांच है जिसमें आपको अपना कैपेसिटर जिसको आपको रीडिंग लेना है, मेजरमेंट करना है, आप उसको यहाँ पे इम्प्लांट कर रहे हैं। थोड़ा सा जो हम चलते आ रहे थे सेटअप उससे इसमें वेरिएशन है, तो आप कंफ्यूज ना हो। कहीं पे भी ये अननोन आर्म लगाएं, आपको केवल ब्रिज को बैलेंस करना है। बहुत सारे बैलेंस इक्वेशंस को प्रैक्टिस कीजिए, फिर यहाँ पे आप अगर अननोन लगाया गया, यहाँ लगाया गया है, तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन का इशू नहीं होगा। Z1 बाय Z3 शुड बी Z2 बाय Z4। ठीक है ना, Z2 यहाँ पे मैं ZX की फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे Z1 जो है वो आपका है, ZX को लेके चलते हैं ना, ZX इक्वल्स टू Z1 Z4 बाय Z3। ओके, इसको Z1 क्या है आपका, Z1 आपका एक कैपेसिटर के लिए इम्पिडेंस है, तो 1/j⍵C1। Z4 क्या है आपका, एक रेजिस्टिव आर्म है, तो Z4 आपका हो जाएगा R4। Z3 क्या है, अगेन आपकी एक रेजिस्टिव आर्म है, R3। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपकी Z3 और Z4 दो रेजिस्टिव आर्म्स हैं और दोनों ही वेरिएबल हैं। आप इन दोनों को सेट करके अपना जो अननोन कैपेसिटेंस है उसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। ZX क्या है, इस कैपेसिटर की इम्पिडेंस लिखें 1/j⍵CX इक्वल्स टू R4। 1/j⍵ आप अलग से लिखें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, C1 बाय R3। अगर हम इससे कंपैरिजन करते हैं तो क्या कंक्लूजन आता है, अननोन कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C1 R3 बाय R4। आप अपने जो वेरिएबल रेजिस्टिव आर्म्स हैं उनको वेरी करके अपना अननोन कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस मेजर कर सकते हैं। ये अननोन कैपेसिटर है और ये आपका स्टैंडर्ड कैपेसिटर है। यहाँ पे इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमने अभी बोला कि इसका सर्किट सेटअप बहुत ही सिंपल है, बैलेंस इक्वेशन बहुत इजीली और बहुत सिंपली आप कैलकुलेट कर लेते हैं और कोई फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी इसमें नहीं है बैलेंस इक्वेशन को डिस्क्राइब करने में। लेकिन यहाँ पे डी शॉर्टी ब्रिज की जो लिमिटेशन है उसमें ये है कि हमने कैपेसिटर्स को एक जिस तरह से ट्रीट किया है, वी हैव ट्रीटेड देम एज अ लॉसलेस कैपेसिटर। क्योंकि अगर आप किसी कैपेसिटर को एक जनरल किसी कैपेसिटर को कंसीडर करें तो उसमें आपके डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होते हैं, दे आर लीकी कैपेसिटर, और उनका जो इक्विवेलेंट आप इम्पीडेंस रिप्रेजेंट करते हैं उसमें कैपेसिटेंस के साथ उसका जो लॉस के लिए
लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल रेजिस्टेंस भी होता है। तो अगर हम इसको प्योरली कैपेसिटिव बता रहे हैं तो वी आर ट्रीटिंग इट एज अ लॉसलेस कैपेसिटर। तो ये जो हमने सेटअप किया है ये बेसिकली लॉसलेस एयर कैपेसिटर्स जो होते हैं उनके मेजरमेंट के लिए ही काम में आता है। अगर आपको डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को कंसिडर करना है तो आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है और उसे हम मॉडिफाइड डी शॉर्टी ब्रिज बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो गया है डी शॉर्टी ब्रिज। इस डी शॉर्टी ब्रिज के साथ आपके जो मोस्ट पॉपुलर दो ब्रिज हैं कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए वो भी कंप्लीट होते हैं। अपने नेक्स्ट अपने वीडियो में हम लोग वेन्स ब्रिज को पढ़ेंगे जो क्लासिफाइड है एज ए एसी ब्रिज, लेकिन इसमें आपको ब्रिज की जो आर्म्स हैं उनके सारे कंपोनेंट का वैल्यूज पता है और आप पता करते हैं कि आपने जो सोर्स अप्लाई किया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो वेन्स ब्रिज इज ए एसी ब्रिज, अल्टरनेटिंग करंट ब्रिज दैट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। जो आपने यहाँ पे एनर्जी सोर्स अप्लाई किया है, जो आपने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी विथ हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड आर्म्स। So keep watching. Thank you.